नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। पहली कक्षा में हमने पढ़ा था समावेशी शिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में। दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा था समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और कार्यक्षेत्र के बारे में। तीसरी शिक्षा में हमने पढ़ा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समस्यात्मक बालक की विशेषताओं के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं समस्यात्मक व्यवहार का कारण, समस्यात्मक बालकों की पहचान और निवारण विधियों के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले समस्यात्मक व्यवहार के कारण के बारे में। तो बालक की समस्यात्मक व्यवहार पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किए हैं, अनुसंधान किए हैं, रिसर्च किए हैं, जिसके अनुसार समस्यात्मक व्यवहार के एक दो नहीं बल्कि अनेकों कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। ये जानते हैं कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला आनुवांशिक कारण या आनुवांशिक विचार। ठीक है, इसके बारे में दो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिए हैं। कौन कौन? तो गाल्टन और मेंडल आदि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक के विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, यानी हेरिडिटी प्रभावित करती है विकास को बहुत ही ज़्यादा। बालक की समस्याओं का कारण भी आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, यानी जो बालक की समस्याएं होती हैं उसका जो कारण होता है किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, यानी डीएनए पे आप कह सकते हैं। क्योंकि माता पिता, डीएनए और जीन्स है ना, माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होते हैं बच्चों को, वो किसके जरिए होते हैं? डीएनए और जीन्स के कारण। वास्तव में वातावरण व वंशानुक्रम दोनों ही प्रभावी कारक हैं जो बालक की मनोवैज्ञानिक दशा और विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दशा की बात क्यों कही गई दोस्तों? क्योंकि जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जो आगे चल के बाल अपराधी भी बन जाते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक दशा जो है ठीक नहीं होती है। वो मतलब या तो सामाजिक रूप से या आंतरिक रूप से, है ना। आंतरिक रूप से जैसे डर है, किसी चीज़ का भय है, या समाज में किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, है ना, या कोई अन्य उनके साथ में दुर्घटना हुई है, तो वो समस्यात्मक बालक में बदलते हैं या बाद में बाल अपराधी बालकों में भी बदल जाते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। व्यवहारवादी विचार क्या कहता है? तो वाटसन ने वातावरण के प्रभाव पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया। उनके अनुसार बालक के समस्यात्मक व्यवहार का कारण वातावरण में निहित होता है, यानी जिस क्षेत्र में बालक रह रहा है, जिस स्थान पर बालक रह रहा है, उसके चारों ओर का परिवेश कैसा है, यह बहुत पूरी तरह से, मतलब या कह ले सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है डिपेंड करता है कि बालक का व्यवहार कैसा होगा, है ना, उसकी मनोस्थिति कैसी होगी जिसमें बालक वह रह रहा है। फ्रायड का विचार जानते हैं दोस्तों। फ्रायड क्या कहते हैं बारे में? तो फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी जो है व्यक्ति थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे, जिसने अवचेतन मन को व्यक्ति के व्यवहार का कारण माना है। यहाँ बहुत सही बात कही इन्होंने। अवचेतन मन का प्रभाव इंसान के व्यवहार पे बहुत अधिक पड़ता है ना। जो जागृत मन है हमारा, ये तो मान लीजिए ऊपर की बहुत सारी चीज़ें संभाल रहा है, लेकिन अवचेतन मन में हमारे बचपन में या सोते हुए या अर्ध निद्रा में या हिप्नोटाइज करके जो बातें डाल दी जाती हैं, वो बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट हो जाती हैं। उसके अनुकूल फिर यह हमारा जो जागृत मन है ना, चेतन मन, यह भी उसके अनुकूल कार्य करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा आपने, है ना। जिस चीज़ को आप बार बार देखेंगे, जिसके बारे में ज़्यादा चिंतन करेंगे, और वह चीज़ फिर यह है जल्दी से जल्दी आप अचीव कर सकते हैं, वह घटना जल्दी से जल्दी आपके जीवन में घटित होती है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। उनके अनुसार अवचेतन मन का उद्देश्य किसी भी प्रकार से प्रसन्नता को प्राप्त करना है ना। अवचेतन मन का कार्य क्या होता है? किसी भी प्रकार से वह खुशी को हासिल करना चाहता है, जॉय हासिल करना चाहता है, प्लेजर हासिल करना चाहता है। फ्रायड के अनुसार अवचेतन मन किसी भी सामाजिक मान्यताओं की परवाह नहीं करता है, यानी समाज में क्या मान्यता है ना, क्या सही है क्या गलत है ना। फ्रायड के अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि अवचेतन मन इन सब चीज़ों को नहीं मानता, सामाजिक मान्यताओं को, बस वो प्लेजर को हासिल करना चाहता है किसी भी कीमत पर। मन का ही एक भाग नैतिक मन है, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है।
नैतिक मन अवचेतन मन की अवांछित इच्छाओं की पूर्ति पर क्या लगाता है, अंकुश लगाता है, यानी रोक लगाता है। ठीक है। मन का तीसरा भाग अहम यानी ईगो है, जो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं मन के तीन भाग हो गए हैं। एक तो अपना अवचेतन मन है ना, सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं इसे, और सुपर ईगो है ना जिसे नैतिक मन कहा गया है, और तीसरा जो भाग है इसे अहम यानी ईगो कहा गया है। ये अभी जो है तीन भाग है, और ये क्या करता है, ईगो वाला पार्ट अहम क्या करता है, इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। चलिए आगे जानते हैं। आगे देखते हैं नव विश्लेषणवादियों का क्या विचार है। तो यानी नई परिभाषा, नई आधुनिक जो है मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं। तो नव विश्लेषणवादी फ्रायड के विचारों को मान्यता देते हैं, यानी जो फ्रायड ने रिसर्च करके दिया, प्रूव करके दिया चीज़ें, उसको ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं, मान्यता देते हैं, उसको अधिक बल देते हैं। परंतु उन्होंने अहम ईगो को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। जबकि फ्रायड ने इदम को अधिक महत्व दिया था, इदम को। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि बालक की स्थिति, परिवेश, मानसिक स्थिति, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के विचार बालक में क्रियाशील होते रहते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो है मिलकर के बालक की मनोस्थिति को, विचारों को और उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कृपया पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली जो क्लास हुई है हमारी, है ना, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास जो हुई है उसको देख लेगा तो आपको पूरा वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। पूरा रहस्य समझ लीजिए पानी की तरह साफ़ हो जाएगा, है ना। और उन तीनों वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। फिर आप ये क्लास देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक की पहचान, है ना, क्या पहचान होती है इस तरह के बालकों की, या कैसे पहचानेंगे समस्यात्मक बालक को। समस्यात्मक बालक की पहचान उसके व्यवहार से की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति का अगर हमको पहचान करनी है तो हमको उसको, उस व्यक्ति के व्यवहार को कुछ समय तक देखना होगा, है ना, आकलन करना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है। तो इसी प्रकार से अध्यापक को भी कक्षा में सभी बालकों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, और कुछ बालक का जो व्यवहार उनको अलग लगे, भिन्न लगे सामान्य बालकों से, तो उस पर जो है उनको रिसर्च करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि अमुक बालक का व्यवहार ऐसा किस लिए है ना, या कोई समस्या आती है, यानी समस्यात्मक बालक होता है तो उसकी समस्याओं का निराकरण भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बालक के व्यवहार को पहचानने के लिए निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं समस्यात्मक बालक की पहचान में। तो ये नंबर 1 देखिए, अवलोकन या निरीक्षण विधि। किसी भी बालक के व्यवहार को जानने के लिए क्या करना होगा, हमको उसका अवलोकन करना होगा, निरीक्षण करना होगा। यह एक विधि है। ठीक है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के मतलब जैसे कोई बालक है जिसको व्यवहार भिन्न लग रहा है, तो उसको साथ में लेकर के आप किसी गेम को खेल सकते हो, और साथ में उससे फ्रेंडली होकर उसके मन की बातों को जान सकते हो। या तो उसको दूसरे बच्चों के साथ आप बोल सकते हो, है ना, कि या बेटा आप तुम खेलो, टीम बना करके हम आपका जो है बिना बताए बालक को, है ना, दूर से देखिए उसको, ठीक है, जांच करिए। तो इस तरह से भी जाना जा सकता है। दूसरी विधि क्या है, इतिहास विधि। ये क्या होती है, इसमें समस्यात्मक बालक के इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है। दोस्तों, मित्रों या परिवार से मिल करके उसके हिस्ट्री को जानने की कोशिश की जाती है, और उसका जो वर्तमान व्यवहार है उसका आकलन लगाया जाता है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा था जिसकी वजह से आज उसका व्यवहार इस तरह से हो गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, साक्षात्कार विधि, है ना। साक्षात्कार को इंटरव्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो साक्षात्कार विधि में ही जो है बालक की समस्याओं को जाना जा सकता है ना, उसकी पहचान की जा सकती है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, जिसके बारे में वह जवाब देगा, और उसके जवाब से यानी उसके उत्तर से आप आकलन लगा सकते हैं, है ना, या पहचान लगा सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वह समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी तैयार किए गए हैं ना। अगली विधि है मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। इस विधि के द्वारा भी जो है समस्यात्मक बालक का
पहचान किया जाता है ना, उनकी समस्याओं को जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, समस्यात्मक बालकों के लिए निवारक विधियाँ, है ना। पहले तो हमें पहचान करनी होती है कि समस्यात्मक बालक की मतलब क्या समस्या है। जब हमें पता चल गया इस बालक में कुछ समस्या है ना, जिसको हमको निवारण करना है, तो फिर हमें निवारक विधियों का प्रयोग करना होगा, इसकी सहायता लेनी होगी। तो इस विधि के अंतर्गत इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है कि समस्यात्मक व्यवहार पैदा ही ना होने पाए, और जिसमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि समस्यात्मक बालक तो डायरेक्टली तो नहीं बन जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वह समस्यात्मक बालक में बदल गया है, सामान्य बालक। और वही समस्यात्मक बालक आगे चल के बाल अपराधी भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा उपाय शुरू से ही करना चाहिए कि ऐसी स्थिति ही ना आने पाए कि ऐसे समस्यात्मक बालक का जन्म हो, यानी बालक में ये सारी समस्याएं आ जाएं, है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या करना होगा, जिसके निवारक विधियाँ क्या हैं। तो नंबर 1 है आपकी मिलनसार व्यक्तित्व। ये किसके लिए बात कही गई है? ये बात कही गई है टीचर के लिए। टीचर को कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, मिलनसार होना चाहिए जिसे कहते हैं। बच्चों से आप खुल करके बात करोगे, है ना, अपनी बातें शेयर करोगे, तो वो भी अपने मन की बातें आपसे शेयर करते हैं, आपको अपने सारे सुख दुख बताएंगे, है ना, जिससे आप जो है जान पाओगे कि किसी बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, और उसका व्यवहार जो भी है, कैसा जो भी है वर्तमान में, उसका कारण क्या है। ये सारी चीज़ें टीचर अच्छे से जान पाते हैं, है ना। तो टीचर को हमेशा एक लोचदार विधि का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, कठोर दंड देने आदि से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है उचित जानकारी, है ना। जिस बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम शिक्षा देने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरा जानकारी लेने के बाद, है ना, तो उसका एडमिशन करना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए है ये, उसका एडमिशन करना चाहिए, है ना। और फिर उसके अनुरूप, है ना, शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसको शिक्षा देनी चाहिए। अगला पॉइंट उत्तरदायित्व की भावना। जो भी कार्य दिया गया है आपको, है ना, जैसे शिक्षक है आप, तो शिक्षण का कार्य है, सिर्फ पढ़ाना ही जो है शिक्षक का कार्य नहीं होता है, उसके अलावा अन्य भी कार्य हैं शिक्षक के तौर पे आपके, है ना। जैसे बालक में सामाजिक एकता की भावना को पैदा करना, है ना, खेल की भावना को पैदा करना, कंपटीशन की भावना को पैदा करना, और संस्कृति, भारतीय संस्कृति आदि से परिचित कराना। तो ये सारे उत्तरदायित्व भी होते हैं पढ़ाने के अलावा, पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी अन्य ये सारे भी दायित्व होते हैं जिसको सभी शिक्षकों को पूरा करना चाहिए। अगला पॉइंट है बालक की प्रशंसा करना। देखिए, बालक कोई गलती करता है तो अक्सर हम उसको डांट देते हैं, डपट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई वो अच्छे काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा करने से कतराते हैं, है ना। बालकों की जल्दी हम प्रशंसा नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक जब भी कोई अच्छा काम करे या अच्छा काम करने का प्रयास भी कर रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जागृत होगा, और फिर वह और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा, है ना। उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे मौके टीचर को ढूंढते रहना चाहिए कि जिसमें वह बालक की प्रशंसा कर सके, ठीक है। चलिए अगले आगे जानते हैं, बालक को व्यस्त रखना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि बालक को हम क्या करें? व्यस्त रखें। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए बालक को हमेशा हमें क्या करना होगा? बिजी रखना होगा। जैसे कोई कक्षा खाली है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? कोई रचनात्मक कार्य दे सकते हैं बालकों को, ठीक है, क्रिएटिविटी वाला कोई वर्क दे सकते हैं, जैसे कि कोई ड्राइंग बनाना, है ना, कोई ड्राइंग बनाने के लिए उसको दे सकते हैं, ठीक, कोई पेंटिंग आदि जो है बनाने के लिए दे सकते हैं, जिसमें बालक जो है क्या करें? अपना मज़े से समय का सदुपयोग भी कर सकें, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी जाग सके, ठीक है। उनको अगर कुछ भी नहीं है तो आप उनको खेलने के लिए भी दे सकते हैं, कोई गेम, है ना, चेस खेल सकते हैं या अन्य कोई स्पोर्ट वाले गेम करा सकते हैं, ठीक है, या पीटी एक्सरसाइज भी आदि भी करा सकते हैं। तो किसी भी तरह से हमको करके बालक को क्या करना होगा? बिजी रखना होगा, व्यस्त रखना होगा, जिससे कि उनमें अवसाद की भावना ना आने पाए, है ना, कुंठाग्रस्त ना होने पाए, कोई अन्य उल्टे सीधे काम ना करे, है ना, कक्षा में किसी का सामान ना चुराए या कई भी
प्रकार के व्यवहार होते हैं वो करने से बचेंगे फिर। अगला पॉइंट है विद्यालयों में सुझाव बॉक्स लगाना। इसकी क्या आवश्यकता है भाई? सुझाव बॉक्स लगाना क्यों चाहिए विद्यालय में? कई बार क्या होता है कि किसी शिक्षक का व्यवहार बच्चे को अच्छा नहीं लगता है या बच्चे को बहुत परेशान करता है ना। ऐसा भी देखने को मिला है विद्यालयों में कई सारे जगहों में कि कोई शिक्षक जो है किसी खास बच्चे को जो है दंडित करता है या बहुत ही उसको डांटता डपटता है या अपमानित करता है किसी वजह से, ठीक है। तो इसकी शिकायत वह बच्चा किसी से नहीं कर पाता है, ठीक है ना, कई बार अपने घर में भी नहीं बता पाता है, ठीक है ना, किसी अन्य से बता पाता है। तो अगर विद्यालय में सुझाव बॉक्स रहेंगे तो वह अपनी समस्या को पत्र के जरिए भी जो है आगे सूचित कर सकता है, प्रिंसिपल को बता सकता है। डायरेक्टली प्रधानाचार्य के बारे पास में जाने से भी बच्चा जो है डरता है, तो वह पत्र लिख करके है ना या किसी माध्यम से मित्र की सहायता से सुझाव बॉक्स में अपनी समस्याओं को पेपर पे लिख करके जमा कर सकता है, डाल सकता है, जिसको प्रधानाचार्य पढ़ करके है ना उसकी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। अगला पॉइंट, सुधारात्मक उपाय करना, ठीक है। बालक के जीवन में जो भी समस्या है, जो भी उसको दिक्कत आ रही है, उसमें क्या करना होगा, हमें सुधारात्मक उपाय करने होंगे। जो भी मतलब जैसे पढ़ने की समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो उसमें उसको हमको फ्री में किताबें है ना, फ्री बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री जो है उसको फ्री में दिला सकते हैं, कैसे भी व्यवस्था करके पुरानी किताबें दे सकते हैं या लाइब्रेरी की व्यवस्था दिला सकते हैं। तो इस तरह से जो है उपाय कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, संस्कृति, ठीक है, की शिक्षा देना। बालक को देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत ही रिच है इस मामले में, है ना, परिपूर्ण है, ठीक है। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम का नारा चलता है ना, यानी पूरी वसुधा के जो निवासी हैं यानी जो धरतीवासी हैं सब क्या है, एक कुटुंब की तरह है, परिवार की तरह है। तो यह सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति से आती हैं, हमारे कल्चर से आती हैं। तो इसकी भी जो है जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। बड़े बड़े जो हमारे देश में ऋषि मुनि हुए हैं, है ना, महान संत हुए हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताना चाहिए, उनके जीवन काल के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताना चाहिए, उनका क्या योगदान रहा है समाज में, है ना, संस्कृति में, यह बताना चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि बच्चे उन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं और उनको अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, फिर उसको फॉलो करना चाहते हैं, है ना। जैसे विवेकानंद हुए, है ना, भगत सिंह हुए, ऐसे संत नामदेव या बहुत सारे हैं, गुरु नानक आदि, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को संस्कृति का भी जो है ज्ञान देना चाहिए, जिससे कि वह इन सब चीज़ों को अपना सकें और समस्यात्मक बालक बनने से बच सकें और बाल अपराध की दुनिया में ना जा सकें। तो लास्ट स्लाइड है हमारी थैंक यू स्लाइड। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं समस्यात्मक बालक की शिक्षा की क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, और साथ ही हम पढ़ेंगे बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे ये क्लास मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब।